क्रिकेट में कहते हैं अगर बल्ला बोलता है तो दुनिया सुनती है, लेकिन सरफराज खान के मामले में उनका बल्ला चीख रहा था, चिल्ला रहा था, फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं था। और जब सालों तक आपकी आवाज अनसुनी कर दी जाए तो फिर बल्ला बोलना बंद कर देता है और गरजना शुरू कर देता है। बिल्कुल, ये कहानी उसी गूंज की है। आज हम सरफराज खान के उसी सफर पर एक गहरी नजर डालेंगे। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने घरेलू क्रिकेट में रनों का एक पहाड़ खड़ा किया, जिसे लगातार नजरअंदाज किया गया, और फिर उसने विजय हजारे ट्रॉफी में एक ऐसी वापसी की जिसने सबको हिलाकर रख दिया। हमारे पास जो सोर्स हैं वो उनकी इस तूफानी वापसी से लेकर उनके करियर के चौंकाने वाले आंकड़ों तक हर पहलू को खंगालते हैं। और अब उन्हें एक लाइफलाइन मिली है आईपीएल की सबसे कामयाब टीमों में से एक, चेन्नई सुपर किंग्स से। हाँ, तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि सरफराज के आंकड़ों में ऐसा क्या है जो उन्हें खास बनाता है, और क्यों सीएसके का ये दाव एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, ना कि सिर्फ एक तुक्का। तो चलिए इसे खोलते हैं और शुरुआत करते हैं उस एक पारी से जिसने सारे समीकरण ही बदल दिए। विजय हजारे ट्रॉफी से ठीक पहले सरफराज के बारे में बातें क्या हो रही थी? यही कि ये सिर्फ रेड बॉल प्लेयर है, फिटनेस का मसला है, T20 के लायक नहीं है। लिस्ट बहुत लंबी थी, और ऑक्शन के पहले राउंड में जब वो अनसोल्ड रहे तो इन बातों पर जैसे एक मोहर सी लग गई। बिल्कुल, और यही दबाव एक खिलाड़ी को या तो तोड़ देता है या फिर उसे कुछ असाधारण करने पर मजबूर कर देता है। सरफराज ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने शब्दों से नहीं बल्कि बल्ले की स्पीड से जवाब दिया। स्पीड तो शायद छोटा शब्द है। हाँ, विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने जो किया उसे विनाश कहना ज्यादा सही होगा। सोर्स के मुताबिक उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में 50 रन जड़ दिए। 15 गेंदों में? हाँ, ये किसी भी भारतीय द्वारा लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक है। ये क्रिकेट नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ हवा में बल्ला घुमाना नहीं था, ये कैलकुलेटेड एग्रेशन था। सोर्स एक ओवर का जिक्र करते हैं जो उनकी मानसिकता को पूरी तरह दर्शाता है। अभिषेक शर्मा वाला ओवर? हाँ, वही। पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे और सरफराज ने उस एक ओवर में 30 रन बटोरे। 30 रन मतलब 6 गेंदें 30 रन। जरा सोचिए, छक्का चौका, छक्का चौका, छक्का चौका। ये तो वीडियो गेम जैसा स्कोर है। बिल्कुल, और इसमें जो पैटर्न है वो कमाल का है। हर छक्के के बाद एक चौका। इसका मतलब ये नहीं कि वो आंख बंद करके बल्ला चला रहे थे, वो गैप ढूंढ रहे थे, फील्ड के साथ खेल रहे थे। एग्जैक्टली। ये उस मानसिकता को दिखाता है कि वो सिर्फ अपनी जगह पक्की करने के लिए नहीं खेल रहे थे, वो मैच का रुख बदलने के लिए खेल रहे थे। ये वो गुस्सा था जो महीनों के फ्रस्ट्रेशन से जमा हुआ था और अब सही मौके पर बाहर आ रहा था। ये पारी सिर्फ रन नहीं थी, ये चयनकर्ताओं को एक संदेश था। और ये सिर्फ एक पारी की बात नहीं थी। उस पूरे टूर्नामेंट में हमने सरफराज के 2 रूप देखे। जब टीम को स्थिरता की जरूरत थी तो वो दीवार बनकर खड़े रहे, और जब तेजी की दरकार हुई तो ऐसा तूफान बनकर बरसे। ये जो गियर बदलने की क्षमता है, यही तो उन्हें खास बनाती है ना। हाँ, और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी। ये वापसी सिर्फ स्किल के बारे में नहीं थी, ये कैरेक्टर के बारे में थी। ऑक्शन में अनसोल्ड होने के बाद मानसिक रूप से टूट जाना बहुत आसान होता है। बिल्कुल, लेकिन वहां से उठकर ऐसा प्रदर्शन करना दिखाता है कि इस खिलाड़ी के अंदर सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि फौलाद जैसा जिगर भी है। तो ये विजय हजारे की वापसी तो सिर्फ ताजा कहानी है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो ये जो रनों का पहाड़ है, इसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। सही बात है। और यहाँ से बात उन आंकड़ों पर आती है जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। वो आंकड़े जिन्होंने उन्हें डोमेस्टिक का डॉन बनाया। और ये तमगा उन्हें मीडिया ने नहीं, उनके प्रदर्शन ने दिया है। जब हम उनके फर्स्ट क्लास आंकड़ों को देखते हैं ना, तो एक नंबर ऐसा है जो आपको रुक कर सोचने पर मजबूर कर देता है। कौन सा? सोर्स के मुताबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका औसत लगभग 69 से भी ज्यादा है। 69, 69 मतलब सीरियसली? हाँ, 69 से ज्यादा। इसे जरा रुक कर समझते हैं। क्रिकेट के इतिहास में सर डॉन ब्रैडमैन को छोड़कर जिन खिलाड़ियों ने 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं, उनमें किसी का भी औसत इतना नहीं है। हम यहाँ किसी भारतीय रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये कोई एक सीजन का कमाल नहीं है, ये सालों की मेहनत, लगन और एक अविश्वसनीय कंसिस्टेंसी का नतीजा है। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा जो आलोचक अक्सर उठाते हैं। जरूर। फर्स्ट क्लास क्रिकेट और आईपीएल की T20 क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है।
और सच कहें तो उनका T20 रिकॉर्ड उतना प्रभावशाली नहीं रहा है। तो क्या सीएसके ने उनके रेड बॉल फॉर्म पर एक बड़ा जुआ नहीं खेला है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब हमें आंकड़ों के थोड़ा और गहरे विश्लेषण में मिलता है। औसत तो एक बात है, लेकिन सोर्स एक और चीज़ पर रोशनी डालते हैं, उनका कन्वर्जन रेट। मतलब 50 को 100 में बदलने की कला? एग्जैक्टली। उनके नाम 14 फर्स्ट क्लास शतक हैं। ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, ये भूख की बात है। एक बार सेट होने के बाद विकेट फेंकना नहीं। कई खिलाड़ी 50 बना के संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, लेकिन सरफराज जानते हैं कि मैच जिताने के लिए 50 काफी नहीं होता। ये मानसिकता फॉर्मेट नहीं देखती, ये एक खिलाड़ी का बेसिक कैरेक्टर है। और मेरा मानना है कि यही भूख सीएसके को उनमें दिखी होगी। अच्छा। उन्होंने शायद ये नहीं देखा कि T20 में उनका स्ट्राइक रेट क्या है, उन्होंने ये देखा कि क्या इस खिलाड़ी में दबाव में बड़ी पारी खेलने का टेम्परामेंट है, और उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। तो आप कह रही हैं कि सीएसके ने स्किल से ज्यादा कैरेक्टर पर दाव लगाया है? मैं कहूंगी कि उन्होंने उस कैरेक्टर पर दाव लगाया है जो स्किल को सही समय पर डिलीवर करना जानता है। और उनका प्रदर्शन उन हजारों युवा खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल है जो रणजी ट्रॉफी में मेहनत कर रहे हैं। ये बताता है कि अगर आप लगातार अच्छा करते रहेंगे तो देर से ही सही मौका जरूर मिलेगा। और वो मौका आया, और वो भी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। ये भी अपने आप में एक कहानी है। पहले राउंड में अनसोल्ड, शायद होटल रूम में बैठे सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या। और फिर पीली जर्सी से एक कॉल आता है। मतलब बाकी टीमों ने सिर्फ एक खिलाड़ी को ठुकराया था, लेकिन सीएसके ने एक मैच विनर को अपनाया। और सीएसके की नीलामी की रणनीति हमेशा से बहुत दिलचस्प रही है ना? वो अक्सर उन खिलाड़ियों पर दांव लगाते हैं जिनमें उन्हें एक खास एक्स फैक्टर दिखता है, जिसे शायद बाकी टीमें नजरअंदाज कर देती हैं। जैसे शिवम दुबे का ट्रांसफॉर्मेशन या अजिंक्य रहाणे का। सरफराज के मामले में भी यही हुआ। तो क्या है वो एक्स फैक्टर? सोर्स तो सीधे सीधे एक चीज की तरफ इशारा करते हैं, स्पिन खेलने की उनकी महारत। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, खासकर सीएसके के लिए। उनके स्वीप, रिवर्स स्वीप, कट शॉट्स, वो स्पिनर्स की लय बिगाड़ने में माहिर हैं। वो गेंद को सिर्फ रोकते नहीं, बल्कि स्पिनर के दिमाग से खेलते हैं, उसे अपनी लेंथ बदलने पर मजबूर करते हैं। और जब आपका होम ग्राउंड चेपॉक जैसा हो, जहां गेंद पहले ओवर से घूमती है, तो ऐसा बल्लेबाज किसी हथियार से कम नहीं होता। सोचकर ही मजा आ रहा है। चेपॉक की धीमी पिचों पर जहां बाकी टीमों के पावर हिटर्स संघर्ष करते नजर आते हैं, वहां सरफराज बीच के ओवरों में रन रेट को चला सकते हैं। बिल्कुल। सीएसके की रणनीति यहाँ बिल्कुल साफ है। उन्हें मिडिल ऑर्डर में एक ऐसे भारतीय बल्लेबाज की जरूरत थी जो पारी को संभाल भी सके और जरूरत पड़ने पर स्पिनर्स पर हमला भी कर सके, जो बीच के ओवरों में डॉट बॉल प्रेशर न बनने दे। हाँ। यहीं पर वो सवाल आता है जो सब पूछ रहे हैं, क्या वो अंबाती रायडू वाला रोल निभा सकते हैं? रायडू सालों तक सीएसके के मिडिल ऑर्डर की रीड रहे, जो किसी भी परिस्थिति में खेलना जानते थे। रायडू से तुलना अच्छी है, लेकिन मैं इसे एक कदम और आगे ले जाऊंगी। रायडू एक शानदार एंकर थे, पर सरफराज में स्पिनर्स पर हावी होने की जो आक्रामकता है, वो मुझे थोड़ी सुरेश रैना की याद दिलाती है। अच्छा, रैना, ये एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है। हाँ, तो शायद वो इन दोनों का एक हाइब्रिड रोल निभा सकते हैं, स्थिरता भी और बीच के ओवरों में कैलकुलेटेड आक्रमण भी। मतलब रायडू वाली स्टेबिलिटी और रैना वाला अग्रेशन, वो भी स्पिन के खिलाफ। ये तो एक परफेक्ट पैकेज लगता है। और माहौल का भी बहुत फर्क पड़ता है। जब आपकी ड्रेसिंग रूम में MS धोनी जैसा मेंटर हो और ऋतुराज गायकवाड़ जैसा कप्तान जो अपने खिलाड़ियों को बैक करते हैं, उन्हें आजादी से खेलने का मौका देते हैं, तो एक खिलाड़ी का आत्मविश्वास वैसे ही बढ़ जाता है। सरफराज जैसे टैलेंट के लिए, जिन्हें बस एक भरोसे की जरूरत थी, सीएसके से बेहतर घर शायद ही कोई हो सकता था। तो एक खिलाड़ी जिसका बल्ला सालों से घरेलू क्रिकेट में दहाड़ रहा था, अब उसे IPL का सबसे बड़ा मंच मिला है, वो भी एक ऐसी टीम में जो खिलाड़ियों को स्टार बनाना जानती है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये सिर्फ एक IPL कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सरफराज के लिए खुद को उस मंच पर साबित करने का मौका है जहां पूरी दुनिया की नजरें होती हैं। ये उनके आलोचकों को बल्ले से एक और शायद आखिरी जवाब देने का मौका है। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है, अब बारी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाने की है, और IPL उसका सबसे बड़ा दरवाजा है। ये एक तरह से उनके करियर का दूसरा अध्याय है। पहला अध्याय संघर्ष, रनों के अंबार और इंतजार का था। ये दूसरा अध्याय उस मेहनत को सफलता में बदलने का है। सीएसके ने उन्हें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी दी है कि वो मिडिल ऑर्डर को संभालें। और अगर वो इस मौके को भुना लेते हैं तो ये कहानी सिर्फ सरफराज की नहीं होगी, बल्कि हर उस खिलाड़ी की होगी जो घरेलू क्रिकेट में पसीना बहा रहा है।
तो आज हमने देखा कि कैसे लगातार प्रदर्शन और दमदार आंकड़ों के दम पर सरफराज खान ने सीएसके में अपनी जगह बनाई। ये सिर्फ एक सीजन की बात नहीं, बल्कि सालों की मेहनत, फ्रस्ट्रेशन और फिर एक विस्फोटक वापसी का नतीजा है। हमने उनकी स्पिन खिलने की असाधारण काबिलियत और कैसे वो चेपॉक के मैदान पर सीएसके की रणनीति का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं, इस पर भी बात की। वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, वो मिडिल ऑर्डर की एक पहेली का जवाब हो सकते हैं। बिल्कुल, उनकी कहानी दिखाती है कि अगर आपके प्रदर्शन में दम है तो आज नहीं तो कल सही लोग आपको पहचान ही लेते हैं। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सवाल अब ये नहीं है कि क्या सरफराज में टैलेंट है, वो तो उन्होंने रनों का पहाड़ खड़ा करके साबित कर दिया है। सवाल यह है कि क्या डोमेस्टिक का डॉन आईपीएल में सुपर किंग बन पाएगा। एक ऐसे खिलाड़ी के लिए यह सफर कैसा होगा जिसने एक मंच पर यानी घरेलू क्रिकेट में सब कुछ साबित कर दिया है और अब उसे दुनिया के सबसे बड़े, सबसे चमकीले मंच पर वही सब फिर से बिल्कुल शून्य से साबित करना है, जहां हर मैच एक इम्तिहान है और हर नाकामी पर हजारों सवाल उठते हैं। सोचने वाली बात है।